अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब तक आपने जो इमिग्रेशन के हवाले से, सिटीज़नशिप के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अवेयरनेस, जो भी गाइडलाइंस या जो भी मालूमात हमने आपको दी होगी वो बहुत हद तक आपके काम आ रही होगी। या फिर आप पर ज़िम्मेदारी ये है कि आपकी अपने फैमिली में अगर कोई बाहर जाना चाहता है, स्पेशली कनाडा, तो आपको हमने वो सारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं अब तक के प्रोग्राम में डिटेल में आपको हम बता चुके हैं। और इस आगाही के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आमिर इस्माइल एंड एसोसिएट्स के CEO के, कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे कराची आए थे और हमने ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आमिर साहब से। और आज मैं बात करूंगी विजिटर्स वीज़ा की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़ी आप ऑनेस्टी के साथ, इसमें कोई आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोई आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं चलनी कि मैंने तो पैसा बनाना है, अट्रैक्ट करना है लोगों को। और लोग आजकल आपने देखा होगा झूठ बोलकर ज़्यादा अपने तरफ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आप तो ब्लैक एंड वाइट सामने आपने रख दिया हमारे। और बहुत हद तक आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स की आपको दुआएं मिल रही होंगी। होना भी ये चाहिए, इसलिए कि पैसे तो आ ही जाएंगे यकीनन, अगर काम लोगों का हो रहा होगा, वो क्वालिफाई करते हैं और तरीक़ेकार से आप डील करें, तो पैसा शुड नॉट बी द टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या होगा इस पूरे प्रोसेस का। फिर बाद में अगर रिफ्यूज़ल किसी बुनियाद पे हो रहा है तो वो देखना होता है किस बुनियाद पे हो रहा है, कोई जेन्युइन रीज़न ही होगा रिफ्यूज़ल का। लेकिन अगर किसी का काम होना ही नहीं है शुरू में, तो आप क्यों ना उसको ऑनेस्टी के साथ बता दें कि प्लीज़ डोंट गो इनटू इट, आपको पैसे और वक्त का ज़या होगा। अच्छा, यहीं पर विज़िटर वीज़ा पर तो मैं आऊँगी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कि अक्सर लोगों के हमारे यहाँ एक है इस तरह कि अगर हम हॉस्पिटल भी जाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो रिसेप्शन में ये होता है कि पहले आप फ़ी दें। तो मुझे ये ज़रूर गाइड करें कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके जहन में भी ये होगा कि अगर उनको कुछ पूछना है या कुछ डिटेल में मालूमात हासिल करनी है, तो क्या अगर वो आपकी ऑफिस आते हैं तो उसकी कोई फ़ी है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? राइट, सो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि जब वो हमसे अप्रोच करते हैं तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्किल वर्कर है, बिजनेसमैन है, और उनसे डिटेल लेने के बाद एक डिटेल एनालिसिस करते हैं हम, और वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम विद इन 2 बिजनेस डेज, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा। हम उनको बताते हैं आपका क्वालिफिकेशन होता है या नहीं होता, नहीं होता तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो वो डिटेल देने के बाद, फीस वगैरह कोट करने के पास या रेंज देने के बाद हम कहते हैं क्या आपको मज़ीद आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। और अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो फिर हम उनसे कंसल्टेशन फीस लेते हैं। और जिन्हें आप नो कहते हैं तो उन्हें कम्प्लीटली, कुछ केसेस ऐसे होते होंगे जिनमें कोई चांस ही नहीं होगा, लेकिन कुछ में होंगे चांसेस, तो उनको गाइड करते हैं कि आप ये शॉर्ट कमिंग्स तो मे बी प्रोसीड हो जाए। बिल्कुल, शॉर्ट कमिंग्स अगर आप पूरा कर लें तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंसल्टेशन के ऊपर भी जाते हैं, जैसे 1-to-1 मीटिंग्स के अंदर, तो भी हम कहते हैं कि अगर आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपकी जितनी भी कंसल्टेशन है वो एडजस्ट हो जाएगी मेन फीस के अंदर। तो इसीलिए लोग इसको सराहते भी हैं कि आपने पहले तो मुझे फ्री एडवाइस दी कि मेरा क्वालिफ़िकेशन बनता है या नहीं बनता, किस प्रोग्राम में बनता है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। और अगर फ्री असेसमेंट कराने के बाद अगर कोई साहब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनको उस पर ही इत्मीनान है कि मेरा असेसमेंट हो गया है, तो इट्स ओके, हम फिर भी फ्रेंड्स हैं, नो प्रॉब्लम। सही। अच्छा, अब जैसे मैं विजिटर वीज़ास की बात करती हूँ, तो मुझे पहले तो ये बताएं कि आपका ये जो कंसल्टेंसी ऑफिस है सिर्फ कराची में है या और शहरों में भी है पाकिस्तान में? सो बेसिकली इट्स अ कैनेडियन कंपनी, तो वी आर बेस्ड इन टोरंटो, इट्स द हेड ऑफिस इज इन टोरंटो। और होना भी ये चाहिए कि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपका कंसल्टेंट भी कैनेडियन होना चाहिए। So you are the owner of a Canadian company? So it's a Canadian company, right? It has to be a Canadian company, right? It has to be a Canadian company. एक पाकिस्तानी कंपनी कैसे आपको भेजेगी कनाडा, जबकि वो मजाज नहीं है, तो इट हैज़ टू बी अ कैनेडियन। अच्छा, ये देखें, ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर करनी है कि अगर आपको जिस मुल्क में, ना सिर्फ कनाडा, लेकिन आप जिस मुल्क जहाँ पे आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, आपको श्योर रहना चाहिए कि उस कंट्री में उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस होनी चाहिए या फिर वो साहब खुद मजाज हैं पाकिस्तान में कंसल्टेंसी बनाने के। जैसे मैंने ये बना रखा है ऑफिस अपना लियाजॉन में, और मेरे ही अपना है बेसिकली, आई डोंट गो इनटू लियाजॉन या एजेंसी। तो जब लोग हमें अप्रोच करते हैं तो उनको पता है कि वो एक कैनेडियन कंपनी के ब्रांच ऑफिस के साथ डील कर रहे हैं, रादर दैन कि वो एक पाकिस्तानी ही कंपनी है, लाइसेंस कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसिंग का सिलसिला नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिकग्नाइज नहीं किया, और एट बेस्ट एजेंसी ले रखी हुई उन्होंने किसी लाइसेंस से, ठीक है ना, तो वो सही है। और आप ये भी क्लियर कर रहे हैं कि आपकी कंपनी का बिसाइड्स ये सेटअप के और कोई एजेंट्स इस वक्त इस मुल्क में काम नहीं कर रहे हैं, और कोई आपका नाम लेकर भी कर रहे हैं तो इट्स फेक।
डेफिनेटली मुझे पता चलता है जी, वो मेरे भाई कोई साहब रिश्तेदार और या एक्स एम्प्लॉयज़ मेरे काफ़ी सारे यहाँ से सीख लिया, उसके बाद अपना खोल लिया फटाफट। भाई आपने किस बुनियाद पे, आपने चाहे मेरे साथ 15 साल काम किया हो या 25 साल, इस तरह का कोई हुआ है स्कैम आपके साथ? ऐसा कई मरतबा हो जाता है हमारे साथ, और हम अच्छा। फिर इसलिए एहतियात रखते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई वही बात हो गई। तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते? हम भाई पाकिस्तान में तो हमें पता है कि कुछ नहीं हो सकता तावक्ते के फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट ले, लेकिन हम लोगों को आगाही तो दे सकते हैं कि भाई आपको अगर कोई एश्योरेंसेस दे रहा है कि जी कोई रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, या फिर कुछ काम किया था उनके अंडर में और खोल के बैठे, तो लोगों को पता ही है। फिर लोग रुजू करते नहीं है, बेसिकली वो अपने जो भी जाल में आ गया उससे कुछ पैसे ले लिए। हाँ, वो तो गायब हो गए, जो जिनका गया वो। हाँ, तो अच्छा, विजिटर्स वीज़ा की बात करते हैं, उसके क्राइटेरिया बताएं, उसके टाइप्स बताएं। तो विज़िटर वीज़ा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग जाना चाहते हैं, टूरिज़म के लिए, फैमिली विज़िट करने के लिए, या बिज़नेस एक्सप्लोरेशन के लिए, बिज़नेस मीटिंग्स के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द रीज़न वो अप्लाई करते हैं। मेन मकसद ये है कि वीज़ा ऑफिसर ने देखना है कि आप एज ए विज़िटर आएंगे तो वहाँ रह नहीं जाएंगे, तो आपके यहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस है अपने मुल्क में, क्या टाइज़ हैं, कितने कंपेलिंग ग्राउंड्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको खींच लाएंगी वापस। तो अगर आपको वीज़ा मिला 1 साल का, 3 साल का, 5 का, 10 का, एंट्री तो 6 महीने की मिलती है। वीज़े की ड्यूरेशन अलग बात है, मल्टीपल एंट्री 3 महीने की नहीं होती, 6 महीना है एज ए डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर वीज़ा द इमिग्रेशन ऑफिसर एट द पोर्ट ऑफ एंट्री डिसाइड्स कि नहीं इनको 1 महीने की देनी है एंट्री, तो 1 महीने की भी दे सकता है। अच्छा, वीज़ा की ड्यूरेशन से कोई सब ताल्लुक नहीं है, वीज़ा 5 साल का भी हो सकता है, वट एवर। अगर आप विजिटर वीज़ा की बात, विजिटर वीज़ा, मैं तो सुना था जैसे बिजनेस वीज़ा 5 साल का हो सकता है, विजिटर वीज़ा हार्डली 3 मंथ। विजिटर वीज़ा 10 साल के भी मिलते हैं कनाडा के लिए। कनाडा के लिए, लेकिन एंट्री तो 6 महीने की है ना। हाँ। तो 6 महीने फ़र्ज़ किया कि उसने आपको 6 महीने अलाउ किया, तो इस पीरियड जो ऑथराइज़ किया है उससे पहले आपको निकलना है वापस, तो वो जज करता है कि ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो सॉरी टू से एज अ पाकिस्तानी में बोलती हूँ, हम झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि सच लगता है। हाँ, लेकिन देखिए ना, विजिटर वीज़ा का मेयार रखा हुआ है उन्होंने। अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो देखना चाहता है कि आप वैसे तो किसी मुल्क में नहीं गए हैं अभी तक, अपने मुल्क से बाहर, अचानक आपको कनाडा जाने की सूझी है, तो उसकी वजह क्या रही है। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है फैमिली की, तो आप कहना चाहते हैं भाई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं जाने की, अब मुझे जाना है कनाडा, वहाँ पे मुझे कुछ अटेंड करना है। लेकिन वैसे आप कहना चाहते हैं कि जी मैं टूरिज़म करना चाहता हूँ और सर्दी में जा रहा हूँ या वट एवर गर्मी में भी जा रहा हूँ, तो कनाडा क्यों, आप दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, ये करीब के ममालिक में क्यों क्वेश्चनिंग होती है। हाँ, वो देखना चाहते हैं आपकी इंटरनेशनल हिस्ट्री है कि नहीं, ट्रैवल की रीज़न क्या है, और आप वापस क्या चीज़ें आपको मखनातीस की तरह खींच लाएंगी। क्या यहाँ पे जॉब है, क्या यहाँ पे बिज़नेस है, क्या यहाँ पे आपके एसेट्स हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको वीज़ा इशू करेगा, आप फिर जाएंगे, विज़िट करें, ठहरें, वापस आएँ। हर कंट्री को टूरिज़्म चाहिए, हर कंट्री को अखराजात चाहिए, फॉरेन रेवेन्यू चाहिए, तो कनाडा भी इज़ नो एक्सेप्शन। बट येस, दीज कंट्रीज आर मोर विजिलेंट, दे डोंट वांट पीपल। टूरिज्म को लेकर तो वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो कनाडा में टूरिज्म करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि जैसे अगर इस तरह के कोई मसले मसाइल आ जाएं तो आप लोग आंसरेबल होते हैं? हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये वो। लेकिन विजिटर वीज़ा के अंदर डिसीजन क्विकली लेना होता है ऑफिसर को, कि इतना टाइम नहीं होता कि वो पॉइंट्स कैलकुलेशन हो रहा हो, ये वो। उनका मेयार है कि जी कुछ गट फीलिंग भी है कि ये बंदा सही नहीं लग रहा, ये शायद वापस नहीं आएगा। उसमें गेहूं के साथ कभी घुन भी पिस जाता है। अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, यूरोप का लगा हुआ है, और उसके रीज़न अमूमन ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो या तो प्रॉपर नहीं करते, या फिर करते हैं तो गेस वर्क के लिए छोड़ देते हैं ऑफिसर के लिए, कि मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, अब ऑफिसर खुद ही इसमें से गो थ्रू होकर समझ लेगा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। इसलिए ज़रूरी है कि तरतीब से जमा कराया जाए। क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टाइज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट, टाइज़, फैमिली टाइज़ हैं, बताइए कि मेरे कौन कौन फैमिली मेम्बर्स हैं इधर, मेरी जॉब है तो एम्प्लॉयर का लेटर लगेगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट वहाँ पर चेक करती है कि उसका अपना फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हाँ, इनविटेशन किसी की तरफ से आया वो है। अगर अपने पेरेंट्स को बुला रहा है और वो सिटीजन नहीं है और खुदा ना खास्ता कि वो बीमार होते हैं, तो क्या वो उनका मेडिकल जो भी खर्चा होगा, वो एक्सपेंस होगा, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो ख्याल रखते हैं। मैंने ये सुना है कनाडा में। बिल्कुल ऐसा ही है। इनविटेशन आया हुआ है और उसका मकसद क्या है जाने का बंदे का। फ़र्ज़ किया कि किसी की शादी अटेंड करनी है, तो जो इनवाइटर है उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है आपका अखराजात पूरा करना, आप अपने खर्चे पर जाएंगे। लेकिन अगर कोई साहब कह रहे हैं कि मैं अपने भतीजे, भांजे, भाई को बुलाना चाहता हूँ, विज़िट पे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, अखराजात मैं दूंगा,
और मेरे पास खुद कुछ नहीं है कनाडा में, तो फिर नेचुरली प्रॉब्लम है। टूरिज्म के लिए जो लोग आ रहे हैं वो बेसिकली खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। कुछ लोग टूरिज्म पे जाते हैं तो उनके अजीज रिश्तेदार भी करते हैं, खासतौर से माँ बाप के लिए, जैसे वो कहते हैं कि जी आएंगे तो अच्छा वक्त गुजरेगा। मैंने सुना है कि अब जब से कोविड वाला मामलात हुए हैं उसमें जो सीनियर हैं 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, अब उनको बहुत मुश्किल से लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टैब्लिश हैं, आपके पास इतना आप हैं कि आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल और ये सब, क्योंकि वो अच्छी बात है कि वो गवर्नमेंट कंसर्न है एग्जैक्टली उस पर्सन के लिए जो वहाँ से आ रहे हैं, क्या खुदा ना खास्ता वो बीमार होते हैं तो वो उनको अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें ये होता है कि मेडिकल की जिम्मेदारी कभी भी गवर्नमेंट की नहीं होती है फॉर विजिटर्स। आपको इंश्योरेंस लेना है अपना। अच्छा। तो जैसे पेरेंट्स के लिए विजिटर वीज़ा पे भी आते हैं और एक स्पेशल वीज़ा है पेरेंट्स के लिए, सुपर वीज़ा कहलाता है। उसमें तो मैंडेटोरियली आपको 2 साल का इंश्योरेंस खरीदना है अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप नहीं खरीदे सुपर वीज़ा, हाँ तो उसकी फ़ी कितनी है? वो वही है, विजिटर वीज़ा ही है बेसिकली, बट उसमें जो इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस वगैरह तो आपको $5,000 का इंश्योरेंस ले लिया आपने, $10,000 का अपने जेब से नहीं दिया तो प्रीमियम तो कम होता है बेसिकली। यू हैव टू कवर द एक्सपेंस। सेफ ना, इट इज सेफ। वो इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी बुखार है वो तो आप अपनी जेब से फिर भी देंगे। सही, ठीक है ना, तो इस तरीके से है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भाई वहाँ है तो मेरी मदर का 5 साल का लगा हुआ है, बट शी इज़ 70 प्लस है, तो अगर मेरे भाई उनको बुलाते हैं तो उनको सुपर वीज़ा करना, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो तो इमिग्रेशन लगा हुआ है, वो वहाँ पे सिटीजनशिप तो नहीं है। हाँ, विजिटर वीज़ा में सुपर वीज़ा जो दोनों ही विजिटर हैं बेसिकली, लेकिन विजिटर वीज़ा में आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप ले सकते हैं। लेकिन जब सुपर वीज़ा की बारी आती है तो वो जो स्पॉन्सर है उसकी भी इनकम देखते हैं। तो अगर इनकम नहीं है किसी के पास तो फिर वो विजिटर पे बुलाए, लेकिन अगर किसी के पास इनकम है, मीट कर रहा है, तो सुपर वीज़ा इज़ एन ऑप्शन। क्योंकि सुपर वीज़ा में एक तो वो 10 साल का है, दूसरा नॉर्मल वीज़ा में वो पेरेंट्स को 6 महीने रहने देगा जो कि तरीक़ेकार होता है, लेकिन सुपर वीज़ा में वो 2 साल तक रहने देता है। इसीलिए सुपर वीज़ा किया गया था, क्योंकि पेरेंटल स्पॉन्सरशिप जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए वो क्योंकि महदूद हो गई थी, लॉटरी बेस्ड हो गई थी, तो उन्होंने कहा अब लोगों के बारी नहीं आती, लॉटरी में नाम नहीं आता, तो पेरेंट्स से दूर हैं, तो उनको सुपर वीज़ा रोशनास कराया गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी मैंने सुना है कनाडा में, आई डोंट नो कि दूसरी कंट्रीज़ में है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल एक कपल है, दोनों वर्किंग है और वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके लुक आफ्टर के लिए कोई नहीं है, तो वो वहाँ से अपनी बहन को या किसी भी ब्लड रिलेशन को बुला सकती हैं। हाँ, मतलब ये कि दिस कुड बी वन ऑफ द पर्पसेस, दिस कुड बी वन ऑफ द पर्पसेस। अगेन जो साहब आ रहे हैं किसी भी मकसद के लिए, हाँ, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है और कोई मेंबर नहीं है उनको लगा, तो वहाँ पर एक ईज़ है कि आप किसी को बुला सकते हैं। बुला तो सकते हैं आप, लेकिन अगेन ऑफिसर जो आपके जिस बंदे को बुलाया जा रहा है उसके सर्कमस्टांसेस को देखेगा कि आप यहाँ पे खुद वापस चले जाएंगे कि नहीं जब ये मकसद पूरा हो जाएगा। सही। आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी है या नहीं तो है। वो उनसे वहाँ पे कोई साइन वाइन नहीं करवाते कि जिसको इनविटेशन होता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर या इन्वाइटर को फोन वोन नहीं करती है, बट वो इन्वाइटर और स्पॉन्सर प्रॉब्लम में आ सकता है ना अगर वो बंदा वापस ना आ जाए। नहीं आ सकता, इसलिए कि लीगली तो उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं स्पॉन्सर मींस कि स्पॉन्सर्ड किया है उन्होंने, ही जस्ट इनवाइटेड। और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इनवाइट तो किया, मेजबान तो हुआ। हाँ, मेजबान को कभी बताते भी नहीं है लोग कि मेजबानी तो करवा ली, लेकिन खुद आके स्लिप हो गए, गायब हो गए जी। तो फिर गवर्नमेंट तो आपको लीगली होल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकती ना, क्योंकि आपने तो कहा था कि ये आएंगे। चले ठीक है, अब आप वो पनिशमेंट और पेनल्टीज बता दें कि जो इसमें करने का इरादा रखते हो, और अगर उन्होंने वहाँ पर जाके बहुत सारे होंगे किया होगा तो फिर वहाँ की पुलिस ने या वहाँ पर जो तो उनके लिए कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बॉर्डर सर्विस एजेंसी नेचुरली हर मुल्क में होता है कि जब कोई अपने ऑथराइज पीरियड से ओवर हो जाता है तो फिर उनसे वो तकाजा करते हैं कि आप जाइए। पहले उन्हें ढूंढा जाता है, यकीनन रब्ता किया जाता है, डिपार्चर ऑर्डर मिल सकता है। वो तो मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड भी हो जाते होंगे कुछ हाँ, तो जब वो हाथ लगे, जब अंडरग्राउंड हो गया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो डिपार्चर ऑर्डर या डिपोर्टेशन ऑर्डर जो कि ज़्यादा सख्त ऑर्डर होता है ताकि आप फिर वापस ना आ पाएं। और उसके अलावा जेल होती है वहाँ पे। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर दें ताकि अगर किसी के दिमाग में ये सारा चल रहा है, they will detain you as a foreign national, लेकिन they will send the person back. And what about paper marriages वहाँ होती है?
अब सारे काम पैसे होते दे के हैं, शादी कर लो। सब कुछ होता है, लेकिन सब इलीगल काम है ना। नहीं, लेकिन अमेरिका में अब ये पेपर मैरिजेस उनको पता चल गया ना कि ये क्या चीज़ होता है, तो ये वहाँ पे भी जेन्युइननेस होनी चाहिए मैरिज में। अगर कोई साहब जाते हो कनाडा में, हाँ, उनको वो तो इसी ना। से इश्क हो आप जाता साम- है वाक़ईतन, तो बिल्कुल नहीं allowed है। वो तो चले एक अच्छी बात अच्छी बात है, पेपर बिल्कुल। मैरिज वो होती है कि गिव एंड टेक होता है कि आप मुझसे शादी That is करें, आप हमें illegal, पैसे right. कर दें, आप मेरे फेक क्या होंगे, डॉक्यूमेंटेड हस्बैंड होंगे। Exactly. और आप वहाँ जो करें तो करें। एग्जैक्टली। जी, आई एम श्योर कि अब तक हमारे प्रोग्राम्स को आपने देखा, जाना, पहचाना, लेकिन सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।